हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। कल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि बैलेंस्ड कंडीशन में रेजिस्टेंस आर्म्स का रेशियो इक्वल होता है उसमें, और उसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जो प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन है ये मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक वायर जो होती है मैग्नेट की लगी हुई 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर की होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि जो वायर है ये 100 सेंटीमीटर वाली, इस पर हम लोग जॉकी को स्लाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी रखा हुआ है। ब्रिज इसलिए क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब आती बात कि हम इसको यूज़ करते क्यों हैं। इसको यूज़ करते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। जैसे हमने कल व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन से निकाला था कि हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मीटर ब्रिज दिया गया है, इस वाले में देखिए मीटर ब्रिज में एक वायर है AC जो कि 100 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें ये प्लेट्स हैं, ये छोटी छोटी सी, ये ब्रास की बनी हुई होती हैं, और एक बैटरी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, की यूज़ कर रहे हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स इसमें यूज़ किया जाता है जो हमें पता होता है, इसकी वैल्यू नोन वैल्यू है ये हमारे पास। ये अननोन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि हमें यहाँ पर जिस रेजिस्टेंस वायर को हम जोड़ते हैं उसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है। ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसे फाइंड करना होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसमें काम कैसे कैसे होता है, किस तरीके से हम इसका जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो डेरिवेशन है वो कैसे करेंगे, और किसी वायर की जो रजिस्टिविटी है उसको कैसे हम फाइंड करते हैं, उसमें हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल, जिसमें कि हम कहते हैं व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, when the bridge is balanced then P upon Q is equal to R upon S। ये कंडीशन है बैलेंस ब्रिज की। यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए जब हम यहाँ से ये कनेक्शन देते हैं इस पॉइंट से, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी को जब हम जिस पॉइंट पे टच करते हैं और हमें नल पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि हमने कल एक चीज़ कही थी कि जब बैलेंस ब्रिज कंडीशन आती है उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या होती हैं, नहीं फ्लो होती है, यानी करंट जीरो हो जाती हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जीरो हो जाएगी जिस पॉइंट को टच करने पे, जो कि जिस पॉइंट इस वायर के किसी एक पॉइंट को टच करेंगे हम, तो जिस पॉइंट पे टच करने से इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जीरो हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। और जब हमें नल पॉइंट मिल जाता है तो उससे लेफ़्ट की एक लेंथ होती है वायर की और राइट की भी एक लेंथ होती है वायर की। तो क्योंकि लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा जिसका नाम हम P रख देते हैं, और इस लेंथ से हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं Q। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये कंडीशन हमारे पास आती है किसमें, मीटर ब्रिज में। और इसका ही हम डेरिवेशन करेंगे, और किस तरीके से करेंगे देखिए। हमारे पास एक इसमें लेंथ दे रखी है AC लेंथ है हमारे पास इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। AB लेंथ मान लीजिए हमने मानी है AB इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। अगर AB L है तो BC कितना होगा, BC है 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब हम
एक चीज़ जो हमने अभी कहा कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें हम एक कंडीशन और मानते हैं कि ये जो वायर है, जो हमने वायर AC ये वायर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मैग्नेन का वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए रेजिस्टेंस ऑफ द वायर is directly proportional to लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि अगर हम ये लेंथ लेते हैं तो रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए इसमें वैल्यू लिखेंगे तो P और जो Q है इसका रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट, P/Q इज इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ, किसका रेजिस्टेंस है P, AB का, अपॉन Q हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ क्या, BC। P/Q इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AB अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ BC। अब रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R इज प्रोपोर्शनल टू L है, तो R/L कुछ आएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू समथिंग, कोई कांस्टेंट सिग्मा आ जाएगा। ये सिग्मा जो कांस्टेंट होगा, सिग्मा इज इक्वल टू R/L, ये चीज़ समझनी है हमें। यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L, सिग्मा इंटू L मतलब लेंथ, तो सिग्मा इंटू AB की लेंथ L और सिग्मा इंटू BC की लेंथ 100 माइनस L, ये चीज़ समझनी है हमें। तो P/Q इज इक्वल टू सिग्मा, रेजिस्टेंस ऑफ AB है तो रेजिस्टेंस ऑफ AB कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ AB, सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ AB अपॉन सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ BC, ये आ जाएगा। अब इसमें P/Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ AB की लेंथ कितनी है L, और सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ BC कितना है 100 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, P/Q इक्वल टू सिग्मा L अपॉन सिग्मा 100 माइनस L, और यहाँ पे हमारी बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम रिलेट करें, बिकॉज P/Q is equal to R/S, then this sigma L upon sigma 100 minus L will be equal to R/S. Therefore, R/S is equal to sigma L upon 100 minus L। क्यों हुआ, क्योंकि सिग्मा से सिग्मा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद R/S is equal to L अपॉन 100 माइनस L। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस का क्या आ जाएगा, वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। S अगर अननोन रेजिस्टेंस है तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ये आ जाएगा। S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, तो ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जिसको कि हम फाइंड करना चाह रहे थे। अब अगर हम रजिस्टिविटी निकालना चाहें वायर की, तो रजिस्टिविटी के लिए, क्योंकि इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं, बिकॉज रो रजिस्टिविटी क्या होता है, रो RA अपॉन L, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन
एल। ये हमारे पास रजिस्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो अब हम इसमें आर जो कि अननोन रेजिस्टेंस है वो वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा एस ए अपॉन लेंथ। अब एरिया, ए जो है एरिया होगा, और वो एरिया कैसे निकलेगा, जो वायर हमारे पास दे रखा है उसका लेंथ एल, यहाँ पे लेंथ ये वाली एल नहीं होगी, इसको हम एल डैश लिख लेंगे, कोई दूसरी लेंथ, टोटल वायर की लेंथ इसमें से हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये अननोन है यहाँ पे, तो रो जो आ जाएगा, रजिस्टिविटी जो आएगी वो यहाँ पे आ जाएगा एस, और एरिया इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन एल डैश। ये आपके पास रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मीटर ब्रिज हमारे पास, जिसको कि हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, और क्योंकि हमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है, और अननोन रेजिस्टेंस को हम नल मेथड से फाइंड करते हैं इसके थ्रू। इस एक जस्ट वुडन बोर्ड पे ये बना हुआ होता है, और उस वुडन बोर्ड पे ये वायर लगी हुई होती है, ये प्लेट्स बनी हुई होती हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई, मेटल स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं, और उसके बीच में ही हमें ये सारे कनेक्शन देने होते हैं, बैटरी जोड़नी होती है, की जोड़ना होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर जो कि, और ये अननोन वायर, ये सब जोड़ने होते हैं। और उसके इसी के बेस्ड आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को फाइंड करने के लिए, किसी वायर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को फाइंड करने के लिए आपके पास 12th में प्रैक्टिकल भी है ये, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी इसका करेंगे, और इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस को इस मीटर ब्रिज के थ्रू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक सिंपल सा अरेंजमेंट है हमारे पास, जिससे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं, ईएमएफ को मेज़र करते हैं एक्यूरेटली हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि वैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है हम वोल्ट मीटर से भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं होता है। यहाँ पर हम नल मेथड को यूज़ करके पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करते हैं, जो कि एक एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट मेथड होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए ये जो है, हम जिस अरेंजमेंट को, जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं वो है आपके पास पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर में है क्या क्या, इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि हमारे पास एक वुडन बोर्ड होता है, और उस वुडन बोर्ड में 100 सेंटीमीटर की पैरेलल वायर्स लगी होती हैं। ये वायर 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, 8 हो सकती हैं। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना एक्यूरेट आपको पोटेंशियल मिलेगा। यानी जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। देखते हैं कैसे, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए एक और चीज़, ये जो वुडन बोर्ड होता है, उस वुडन बोर्ड में 4 स्ट्रिप्स, ये अलग अलग स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं मेटल की, और इन मेटल की स्ट्रिप्स पे पैरेलल वायर्स जो हैं वो लगी हुई रहती हैं, और इन सब वायर की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। 100 सेंटीमीटर की सारी चारों की चारों वायर कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर की, यानी टोटल जो हमारे पास लेंथ आएगी वो 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, यानी 400 सेंटीमीटर टोटल लेंथ हमारे पास इस अरेंजमेंट में हो जाएगा। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, और R आपको पता है, R जो है वो रो L अपॉन A होता है। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया के इक्वल होता है। तो V जो होगा वो क्या हो जाएगा, I इंटू रो L अपॉन A। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर के लिए एरिया कांस्टेंट रहेगा, लेंथ यहाँ पर वायर की कांस्टेंट रहेगी, I कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। तो V यहाँ पे ये सारे के कांस्टेंट आ गए, और यहाँ पे लेंथ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे रो I और A कांस्टेंट होगा, I रो और A कांस्टेंट होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा।
या हम इसको ये कह सकते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन ले लें, इसको थोड़ी सा चेंज कर दें, v इज इक्वल टू, इन तीनों कांस्टेंट की जगह हम k लिख देते हैं, k, v इज इक्वल टू के एल, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू l, सीधा सीधा। अब k जो ये है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये होता है क्या है एक्चुअल में, k जो है वो होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, पर यूनिट लेंथ, वायर के पर यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हमारे पास इसका SI यूनिट हो जाता है। ओके, यहाँ से एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ये कांस्टेंट है, यानी कि पोटेंशियल जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें हम अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या कहते हैं, V और L का ग्राफ बनाए, तो V और L का ग्राफ हमेशा, L यहाँ लें, V यहाँ लें, तो ये K के लिए ग्राफ बनेगा जो कि हमेशा लीनियर ग्राफ होगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि होती है तो इसलिए लीनियर ग्राफ इसका बन जाएगा, K इज इक्वल टू V अपॉन L के लिए। तो ये इसमें इसका प्रिंसिपल था, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ज़्यादा पोटेंशियल ये मेज़र करेगा, उतना पोटेंशियल एक्यूरेट आपको देगा। ये आपके पास इसका प्रिंसिपल था। अब इसमें आता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन है, किसी भी दो अलग अलग जो हम सेल लेते हैं उन सेल्स का EMF जो है वो कंपेयर हम उसमें करते हैं, और दूसरा किसी भी सर्किट में जो हमारे पास क्या कहते हैं पोटेंशियल है, किसी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हम किसी प्राइमरी सेल का इसके थ्रू क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो दो एप्लीकेशन है इसके। पहला एप्लीकेशन है EMF को कंपेयर करने का। पहला जो एप्लीकेशन है वह है टू कंपेयर द EMF ऑफ प्राइमरी सेल। ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। अब ध्यान दीजिए, दो प्राइमरी सेल्स को हम क्या करेंगे, इसके A पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। एक बैटरी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, की यूज़ कर रहे हैं, ये की हमेशा जो है क्लोज होगा। इसके पॉजिटिव एंड से दो सेल को हम, दोनों सेल को, एक लेक्लांसे सेल हो गया, एक डेनियल सेल हो गया, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐसे पैरेलल में जोड़ देते हैं। जब हम इस ए वाली जो की है इसको क्लोज करते हैं तो करंट इसके थ्रू यहाँ से होते हुए, रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए, गैल्वेनोमीटर से होते हुए, जॉकी से होते हुए इस पूरे सर्किट में फ्लो होती है। और जब हम इस बी वाली की को क्लोज करते हैं और ए को ओपन करते हैं तो उस टाइम पे करंट जो फ्लो होती है वो E2 के थ्रू और रेजिस्टेंस बॉक्स के गैल्वेनोमीटर से होते हुए J2 के थ्रू और इस सर्किट में फ्लो होती है। दो कंडीशन है। तो हमारे पास सबसे पहला कंडीशन ये है कि जब हम सेल E1 के लिए लेते हैं तो हम ये लिखेंगे इसमें, व्हेन की A इज क्लोज्ड। जब ये की A जो की है ये हमने क्लोज की यहाँ पर, ठीक है। क्लोज कहने का मतलब सर्किट में इंट्रोड्यूस की, तो उस टाइम पे करंट जो फ्लो होगा वो इस सर्किट में E1 के थ्रू होगा। अब E1 क्योंकि यहाँ पे है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि पोटेंशियल जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो E1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, KL1। E1 इज इक्वल टू KL1। अब दूसरी कंडीशन आ जाएगी, व्हेन की B इज क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 1,
जब ये क्लोज होगी तब अब ए वाली ओपन हो गई और बी वाली क्लोज हो गई, तो अब करंट जो फ्लो होगी वो इसके थ्रू फ्लो होगी, J2 के थ्रू और पूरे सर्किट में। तो ये E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2, इक्वेशन नंबर 2। और 1/2 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। ठीक है, K से K को हम कैंसिल कर देंगे, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यानी कि दोनों सेल के जो EMF है वो उनके लेंथ, सेल के EMF का जो रेशियो होगा वो जो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ है, ये देखिए जब हम J1 की बात करते हैं, जिस पॉइंट पे J1 है वो पहले सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ हो गई। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इस J1 वाले पॉइंट पे क्या मिल गया, नल पॉइंट हमें मिल गया। तो बैलेंसिंग लेंथ हो गई वो, किसके लिए, सेल E1 के लिए। और जब हम J2 की बात करते हैं तो सेल E2 के लिए वो बैलेंसिंग लेंथ है। तो दोनों की L1 L2 दोनों की अलग अलग लेंथ हो गई। इसको हम अगर इंट्रोड्यूस भी करें इसमें, तो ये वाली लेंथ हो गई L1 और ये वाली लेंथ हो गई L2। ठीक है, ये बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है इनके लिए। तो दोनों सेल के EMF का जो रेशियो होगा वो दोनों सेल के लेंथ्स, बैलेंसिंग लेंथ्स के रेशियो के इक्वल होगा। इस तरीके से हम दोनों सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो अपोजिशन क्रिएट होता है करंट के लिए, उसको हम बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो फाइंड करना होता है किसी सेल का। तो उसके लिए हमारे पास ये सर्किट अरेंजमेंट होता है। अब देखिए इसमें जो कनेक्शन है पूरा तो वही है, पूरा वुडन बोर्ड पे ही है। यहाँ पे ए पॉइंट पे थोड़ी सी हम चेंज कर देंगे, एक सेल को और एक रेजिस्टेंस बॉक्स को पैरेलल जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं। एक की हम यहाँ पे K1 इसको मान लीजिए, K1 हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये इंट्रोड्यूस होगा, जब इसको ओपन रखेंगे तो क्या होगा, ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा रेजिस्टेंस बॉक्स। तो पहले जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये जो करंट है वो सेल के थ्रू फ्लो होगी, और जब सेल के थ्रू फ्लो होगी तो उसका EMF आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन K1 इज क्लोज्ड, K1 जब ओपन है, देन E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1, इक्वेशन नंबर इसको 1 हम मान सकते हैं। E1 इज इक्वल टू KL1। अब L1 कौन सी लेंथ होगी, L1 वो लेंथ होगी जो हम यहाँ पे जब ये करंट फ्लो होगी सेल के थ्रू, और वो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे J मतलब जो को हम स्लाइड करने से जहाँ पे हमें नल पॉइंट मिलेगा 0 से, और वो वाली लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी। E1 इज इक्वल टू KL1। अब हम क्या करते हैं, इस K1 को क्लोज कर देते हैं, व्हेन K1 इज क्लोज्ड। अब हमने इसको क्लोज किया तो अब रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि सर्किट में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस आएगा तो क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो अब V क्या हो जाएगा, अभी इसको E मान लीजिए क्योंकि E1 नहीं था, E था। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2। ध्यान दीजिए, जब हम ओपन करते हैं इस की को तो उस टाइम सेल के थ्रू करंट फ्लो होता है और वो बैलेंसिंग लेंथ सेल के लिए मिलेगी। जब हम K1 को क्लोज करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो मिलेगा वो इस सर्किट के थ्रू मिलेगा, और उस टाइम पे बैलेंसिंग लेंथ अलग होगी, इसलिए उसको हमने लिख दिया KL2। 1/2 जब हम करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें E/V इज इक्वल टू L1/L2, इक्वेशन नंबर 3। E/V इज इक्वल टू L1/L2। अब अगर हम सर्किट में देखें तो एक इक्वेशन हमें EMF और करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू हमें मिलता है। हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू IR प्लस R होता है। जैसे V इक्वल टू IR होता है वैसे ही सेल के लिए ये वाला E इज इक्वल टू IR प्लस R होता है।
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरा हमारे पास, जैसा हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू I R होता है। पहले वाले इक्वेशन में E इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया गया है, और ये वाला, और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और V के लिए I इंटू R। अब हम E अपॉन V हमने यहाँ निकाला हुआ है, अब हम यहाँ से E अपॉन V निकालेंगे। अगर हम यहाँ से E अपॉन V निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास I R प्लस R अपॉन I R, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमें E अपॉन V इक्वल टू R प्लस R अपॉन R। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। तो अब इक्वेशन 3 और 4 से, फ्रॉम 3 एंड 4, देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। R से डिवाइड करेंगे तो R से डिवाइड किया 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। 1 को इधर लेके चलिए, ये 1 इधर चला जाएगा, तो R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 ये हो जाएगा। और फाइनली अगर हम इसको R अपॉन R लिखें, L1 माइनस L2 अपॉन L2 ये हो जाएगा। और फाइनली R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस सेल का, वो आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये हमारे पास सेल का फाइनल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इस तरीके से हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपके पास मीटर बेज का एक प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। इससे पहले जो हमने सेल के प्राइमरी सेल के ईएमएफ को कंपेयर किया था, वो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। और पोटेंशियोमीटर के थ्रू किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है, ये भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। तो 3 एक्सपेरिमेंट हमारे पास यही हैं जो इस चैप्टर से हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम में भी होते हैं। और ये टॉपिक, ये जो हमने इससे पहले वाली वीडियो और इसमें पढ़े थे, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना पोटेंशियोमीटर के थ्रू, कंपेयर करना ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर के थ्रू, मीटर ब्रिज के थ्रू हमें अननोन रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस निकालना और रजिस्टिविटी निकालना, और क्या कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ। ये हमारे पास इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, और इनसे हमारे पास क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, इनसे एक्सपेरिमेंट हमारे पास हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों, आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। इस तरीके से बच्चों हमारा ये वाला चैप्टर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आज फाइनल होता है, फिनिश होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको मिलेगी। और उसमें भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।